लॉर्ड क्लाइव का द्वैत शासन। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वहीं लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर कूटनीतिक षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। कालांतर में बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और निजामत अर्थात सूबेदारी भी प्राप्त हो गई। दीवान और सूबेदार मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर दो प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवानी से अभिप्राय भूमि कर वसूल करना था, अर्थात दीवानी मतलब भूमि कर वसूल करना, और भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था। जबकि सूबेदार या निजामत का अभिप्राय आंतरिक सुरक्षा, शांति तथा सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना होता था। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारों के माध्यम से करती थी। दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में रजा खां, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ का दीवान नियुक्त किया। इस व्यवस्था के अतिरिक्त बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही बनी रही। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्यों को छोड़कर शेष समस्त कार्यों पूर्ववत ही संपन्न करते रहे। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था और प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथों में था, किंतु नवाब का समस्त अधिकार छीन लिए गए। वह अब स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। द्वैत शासन स्थापित करने के कारण बक्सर युद्ध 1764 की विजय के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का अंदेशा था। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उनके इस अधिकार को चुनौती देते हुए कर देने से मना कर सकती थी। इसलिए द्वैत शासन स्थापित करना पड़ा। कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी और अधिकारीगण थे वे भी स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं से अनभिज्ञ थे। अतः द्वैत शासन लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड के संसद के हस्तक्षेप का भी भय था। अतः जो है द्वैत शासन को अपनाया गया। द्वैत शासन से कंपनी को लाभ, आइए जानते हैं द्वैत शासन से कंपनी को क्या लाभ हुए। इससे मुख्यतः 3 प्रकार के लाभ हुए। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा मिला, बाहरी संघर्ष से बचाव हुआ, आर्थिक लाभ हुआ। आइए बारी बारी से समझते हैं। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा। बंगाल में जिस समय द्वैत शासन स्थापित किया गया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था। ब्रिटिश कंपनी को इससे प्रशासकीय सुविधा मिली। द्वैत शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहा। बाहरी संघर्षों से बचाव। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो वह उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय शासकों के विरोध का कारण बन सकता था। परिणाम तो भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के सम्मिलित विरोध का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा होता। आर्थिक लाभ।
ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारी व कर्मचारी ऊंचे वेतन पर रखने पड़ते। इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती। नवाब के कम वेतन के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाए जाने से और प्रशासन व अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई। अब आइए द्वैध शासन से बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा। द्वैध शासन से बंगाल पर प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझे। उत्तरदायित्व का अभाव। द्वैध शासन से बंगाल पर प्रभाव, उत्तरदायित्व का अभाव। द्वैध शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का समस्त भूमि कर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी पर प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। शासन प्रबंध नवाब के अधिकारी ही करते थे, किंतु इस व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या धन नहीं था। इस प्रकार द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार, धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। द्वैध शासन से बंगाल पर दूसरा प्रभाव शोषण, कुप्रशासन और अराजकता। बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी की अधिकार में थी, जिसका उन्होंने पूरा रणनीतिक फायदा उठाया, किंतु प्रशासन की ओर कंपनी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इससे शांति और न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। कंपनी के पास धन, सत्ता और अधिकार थे, किंतु जनता के प्रति उन्हें सहानुभूति नहीं थी। परिणामतः राज्य में अराजकता का वातावरण बन गया। द्वैध शासन से बंगाल पर प्रभाव, कृषि का पतन। द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि कर भार में वृद्धि हुई और वसूली भी कठोरतापूर्वक की जाने लगी। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। इस तरह की कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव वर्ष 1770 के अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। द्वैध शासन पर बंगाल का प्रभाव, उद्योग धंधों का पतन। द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 से कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल में व्यापार पर एक अधिकार हो गया, जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के बाद और बढ़ गया। इस अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों तथा उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति बदतर होती गई। कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। वस्तुतः बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया गया, लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा व्यापार पर एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों एवं शिल्पकारों के लिए कार्य करना लाभप्रद नहीं रह गया। अतः वे उत्पादन प्रक्रिया में से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग बताया और बाद में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया।